जय हिंद ब्रिगेडियर सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश, इट इज ऑलवेज प्लेजर टू बी विद यू। आज आप क्या विषय लेके आए हैं ये जानने के लिए मन में बहुत जिज्ञासा हो रही है। लेट्स सी क्या है आपके किटी में आज। जी, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है सर, और एक ऐसा इशू जिसके लिए मेरी लगातार आलोचना हो रही है। दरअसल एक मथुरा की कैंटीन से एक नाइक जो है क्लर्क कैंटीन एनसीओ, उसको बताया जा रहा है कि अब वो 2 करोड़ 5 लाख रुपया लेकर जो है फरार हो चुका है। ये पैसे उसने कम से कम 7 से 8 चेक के जरिए अपनी वाइफ के खाते में डलवाए और फिर वो फरार है, उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जब मैं आर्मी में था 2013-14 में, तो कैंटीन एनसीओ में भी रहा, 6 महीने कैंटीन का चार्ज मेरे पास भी रहा। और तो पूरा प्रोसीजर मुझे पता है कि भाई कितनी आपके पास सेल हुई, वो पूरा पैसा जो है शाम को एसएम साहब के पास जमा होता है, सुबह जो है ड्यूटी एनसीओ जो होता है उस पैसे को लेकर बैंक में जमा कराता है, रिसीप्ट लाकर एनसीओ कैंटीन एनसीओ के पास देता है। फिर इस इतने पैसे की हेर फेर कैसे हो सकती है कि 2 करोड़ रुपया ले जाए और 2ICCO को पता ना हो। तो मैंने यही आज समझना है सर आपसे। ईएमई बटालियन मथुरा का पूरा ये मामला है, और जो नाइक है दीपक कुमार, उसके ऊपर ये आरोप लगे हैं कि वो 2 करोड़ रुपया लेकर फरार हो चुका है कैंटीन फंड से। क्या ये पॉसिबल है सर? उस वक्त जिस वक्त जो है आज डिजिटल पेमेंट है, फोन पे से, पेटीएम से पैसा होता है और सीधा खाते में जाता है कैंटीन के। देखिए राजेश जी, इस तरीके की जब घटनाएं होती तो उसमें जरूर कुछ नयापन होता है। नहीं तो इस तरीके के फ्रॉड हो नहीं सकते। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि अगर आप सच को सरफेस पे ला रहे हैं तो आप अपनी आलोचना को साइड में रखें, और आपका ये प्रोफेशन है कि जितने ज्यादा से ज्यादा मुद्दे आप जनमानस के सामने लाएं वो अच्छा होगा। तो इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से तारीफ करता हूं। और ये इशू देखिए, आज की डेट में कैंटीन में इस तरीके के फ्रॉड नए नहीं है। हर स्टेशन में हर साल आप कहीं ना कहीं सुनेंगे कि कैंटीन में फ्रॉड हुआ, चाहे वो सामान गलत हाथों में पड़ा, चाहे पैसे का हेर फेर हुआ, या कैंटीन के जो तमाम तरीके के डीलर्स हैं उन्होंने गलत तरीके से ब्राइब किया, तमाम तरीके से लिकर लॉबी है वो कुछ कंसेशन देती है। तो तमाम तरीके के डिफरेंट डिफरेंट फ्रॉड टाइम टू टाइम सरफेस में आते रहे हैं। लेकिन इस बार इस तरीके की चीजों का सरफेस में आना बड़ा अचंभित कर देता है। और वो भी देखिए 2 करोड़ 5 लाख रुपए 7-8 बार चेक से निकाला गया और लोगों को भनक नहीं लगी। देखिए ये जो अकाउंट क्लर्क है, सबसे पहले मैं उसके ऊपर उंगली उठाना चाहूंगा। ये उस परिप्रेक्ष्य से आता है, ऐसे बैकग्राउंड से आता है कि जहां पे इस तरीके के करप्शन आप वो तमाम तरीके के न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, आप सोसाइटी में देख रहे हैं, आप अपने समाज में देख रहे हैं। तो जो सैनिक है वो उससे अछूता नहीं रह सकता। एक तरीके का जो करप्शन का जो एक ट्रेंड है उसने टीवी पे देखा है, तमाम तरीके के अधिकारियों को देखा, तमाम तरीके के ठेकेदारों को देखा, कैसे वो जल्दी से जल्दी तमाम पैसे इकट्ठा करके एक बड़ी सुविधाजनक और आलीशान जिंदगी जी रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों से वो अफेक्टेड होता है। नॉट स्टैंडिंग दैट उसने एक बहुत बड़ा गबन किया है। इसकी वजह तह में जाते हैं। देखिए कैंटीन प्रोसीजर आपको भी पता है, तमाम हमारे जो दर्शक हैं उनको पता है कि एक सिस्टम फॉलो किया जाता है। आज की डेट में कैंटीन डिपो में आपको एक आपका कलेक्शन डेट दिया हुआ है, एक लिमिट दी हुई है कि आपका अगर फुटफॉल इतना है तो 80% आप उसका डिमांड कर सकते हैं, या उसकी संख्या निर्धारित है डिपेंडिंग अपॉन एक क्वार्टर के फुटफॉल पे। उतना ही आप लेकर और उतना ही आप ग्रोसरी आइटम ड्रॉ कर सकते हैं, और साथ में हर एक इंडिविजुअल की लिमिट है। लेकिन ये सेल से रिलेटेड नहीं है, ये देखिए फंड का एम्बेजलमेंट है। होता क्या है, आप डेली सेल समरी का बनाते हैं और पैसे जमा कर देते हैं, लेकिन इस इंडिविजुअल ने पैसे विड्रॉ किए। ये क्लर्क जो है बहुत शातिर दिमाग का, उसको पता है कि क्या सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। देखिए कैंटीन कलेक्शन में होता क्या है, जब आप कलेक्शन के लिए जाते तो जो डिपो है आपको मालूम नहीं कि कितने अमाउंट का सामान आना है। लिहाजा जो कैंटीन ऑफिसर होता है वो, और जो या ट्वाइसी है जो उनका पीएम जो कैंटीन इंचार्ज है या जो सीईओ है, वो एक ब्लैंक चेक साइन करके देते हैं जिसके तहत जितने अमाउंट का सामान ड्रॉ होता है उसमें उतना अमाउंट कैंटीन एनसीओ भर देता है। देखिए हिंदुस्तान आर्मी में इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़े फेथ पे चलते हैं, और इस तरीके की प्रथा चली आ रही है क्योंकि आपको पता नहीं कि कितने आइटम मिलेंगे, उसका आप एक रफ आइडिया लगा लेते हैं। तकरीबन 2.5 लाख का, 5 लाख का, 20 लाख का आपने कलेक्शन करना है, लेकिन एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता होता है। इसके तहत देखिए वो ब्लैंक चेक साइन होते हैं।
जब ये ब्लैंक चेक साइन होते तो महीने में आपका 1 लिकर कलेक्शन है, 2 ग्रोसरी कलेक्शन है, तो 3 चेक तो आपने साइन करा लिए। अगर कहीं वो ऑफिसर छुट्टी जा रहा है तो अकाउंट ट्रांसफर ना हो या दूसरे ऑफिसर के अकाउंट का सिग्नेचर बैंक में ना भेजना पड़े तो 2-3 चेक उसने और साइन करा लिए होंगे कि साहब आप बाहर रहते हैं, ये साइन कर दिए। तो इसके तहत 5-7 चेक उन्होंने एडवांस में साइन करा के एनसीओ ने रख ली होंगी। हालांकि इसमें कैंटीन ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है, जब वो इस तरीके के चेक साइन कराता है तो उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी कैंटीन ऑफिसर की जिम्मेदारी। लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से फेथ सिस्टम से हम काम करते हैं, कैंटीन ऑफिसर ने पूरी तरीके से कैंटीन जेसीओ और एनसीओ पे रिलाई किया और उस क्लर्क पे रिलाई किया जो अकाउंट मेंटेन करता है। अब उसका देखिए शातिर दिमाग, उसने जितना सेल हुआ वो तो डिपॉजिट करता रहा और जनरली आदमी सेल को मैच करता है डेली से, बैंक में जमा हो, हाँ जमा हो। विड्रॉल पे उसका ध्यान कम जाता है क्योंकि ये इतना रेगुलर नहीं है। जब आप कलेक्शन करने जाते हैं तब आप विड्रॉ करते हैं, तो इसका फायदा उठाते हुए उसने इतने तमाम चेकों पे साइन कराए। अब जहां तक बैंक मैनेजर का सवाल है, देखिए वो भी एक फॉल्ट है। अगर उसने देखा कि लगातार 5-7 चेक किसी इंडिविजुअल के नाम पे जा रहे हैं तो उसको एक अलार्म उसके दिमाग में बजना चाहिए था और उन्हें अधिकारियों को या जो डिफेंस की अथॉरिटीज है, जो यूनिट के सीईओ, उनको बताना चाहिए था। लेकिन वहां भी कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट हुआ। इसी चीज का फायदा उठाते हुए उसने देखिए 2 करोड़ रुपए का एम्बेजलमेंट किया और अपने वाइफ के नाम ट्रांसफर करके वो फरार हो गया। तो इस पूरी स्थिति में अगर आप ध्यान देखें तो एक एसएमएस का सिस्टम है, बैंक फॉलो करता है जब भी पैसा विड्रॉल होता है। लेकिन वो किन किन को भेजेगा, उसने हो सकता है कैंटीन एनसीओ को भेजा हो, जेसीओ को भेजा हो। लेकिन आज की डेट में लोग इतने व्यस्त हैं, लोग अपने प्राइम टास्क यानी जो उनके रिपेयर एंड रिकवरी से रिलेटेड वर्क होंगे उसमें ध्यान दिया होगा और हो सकता है इस तरीके के मैसेज ना दिए हो। तो तमाम तरीके के लैब्स हुए, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। सीईओ, ट्वाइसी, कैंटीन ऑफिसर, कैंटीन जैसे सारे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तरीके का लिमिट आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन ये लिमिट इसलिए संभव नहीं है कि जब आप कलेक्शन के लिए जाते हैं तो लाखों लाख रुपए का ट्रांजैक्शन होता है। और उसने देखिए लिमिट 40 से 50 लाख के तमाम ट्रांजैक्शन किए। मेरा मानना है कि जो यूनिट का कैंटीन का कलेक्शन होता था वो इस अमाउंट का होता होगा, तभी ये अलार्म या नोटिस में नहीं आया। तो एक बहुत शातिराना तरीके से इस पैसे को निकाला गया और अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफर करके भाग गया है। क्या उसकी वाइफ ने ये सारे के सारे पैसे बैंक से निकाल लिए? इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और तमाम तरीके की जो एसओपीज हैं कैंटीन को रन करने के लिए, उसके ऊपर पूरी तरीके से इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। पूरे तरीके से कैंटीन जेसीओ ऑफिसर और उनका ट्वाइसी सीईओ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए कोई भी क्षमा नहीं होनी चाहिए और इस तरीके के प्रोसीजर को इंप्लीमेंट करें। देखिए प्रोसीजर तो है, मैं सारे प्रोसीजर कलेक्शन से लेके लास्ट तक जो अकाउंट बुक में एंट्री होती है उसकी मैं व्याख्या कर सकता हूं। पॉइंट इज कि आप किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट ना करें, चाहे वो क्लर्क है चाहे कुछ। और मेन चीज होता है जो स्टाफ का रोटेशन, राजेश जी, हर 3-3 महीने पे आप रोटेट करें। जो कैंटीन क्लर्क है उसको रोटेट करें और इतने बड़े हादसे को रोकने की कोशिश करें, राजेश जी। ब्रदर सर, एक सवाल और है। जो ये चेक होते हैं, चेक के ऊपर क्या बिल्कुल ब्लैंक चेक पे साइन कर दिया जाता है या ये चेक किसको दिया जाएगा वो भी एक भर कर रखा जाता है? क्योंकि जो जानकारी हमारी कि ये चेक डीसी मेस को जा रहा है, अफसर मेस को जा रहा है, कम से कम इतना तो भरा जाता है, अमाउंट फिर बाद में भर सकते हैं। तो क्या इतना ज्यादा ट्रस्ट हो गया था कैंटीन एनसीओ पे, ब्लैंक चेक पे ही साइन कर दिया? देखिए आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। जब आप कोई भी ब्लैंक चेक साइन करते हैं, अमाउंट आप भले ही न भरें लेकिन उसमें पेई का नाम जरूर लिखा जाता है, जैसे सीएसडी डिपो, ऑफिसर मेस, जेसीओ मेस, रेजिमेंट फंड, इस तरीके की चीजें लिखी होनी चाहिए। लेकिन यूनिट में जब आप ड्रिल एंड प्रोसीजर और एसओपी को नहीं फॉलो करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। इतना फेथ, ये देखिए कैप्टन कैंटीन ऑफिसर है, कैप्टन का एक्सपोजर, उसके ऊपर तमाम तरीके की जिम्मेदारी और सीओ ट्वाइसी के तमाम तरीके के टास्क हैं और वो एक ऑफिसर का केयरलेसनेस है। कमांडिंग ऑफिसर या ट्वाइसी को कहीं ना कहीं ट्रस्ट करना पड़ेगा, ऑफिसर को ट्रेन करना पड़ेगा। अगर वो ट्रेन नहीं तो इसी तरीके के ब्लैंक चेक साइन करेगा। और वो एनसीओ ने कुछ बता दिया होगा कि बार बार नाम लिखने में कुछ दिक्कत आ जाती है, सीएसडी डिपो का ये नॉमेनक्लेचर में इश्यू आता, कुछ उसने कहानी इस तरीके की सुनाई होगी जिसको कैप्टन साहब ने फेस वैल्यू पर लिया और साइन कर दिया। तो ये एक्सपोजर दिखाता आप अपने काम के प्रति कितने संजीदा हैं, क्या आपको काम आता है, क्या आपने सही चीजें समझी, क्या आपको आपके ट्वाइसी या रेजिमेंटल कमांडर
कमांडर ने आपको ब्रीफ किया, समझाया, ट्रेन किया, ये तमाम मुद्दे हैं। देखिए ईएमई बटालियन का रेजिमेंटेशन का इशू है, तमाम तरीके के ऑफिसर आते जाते हैं, 2-2 साल में पोस्टिंग होती है, यही हाल जवानों को, तो एक रेजिमेंटेशन की कमी है। कोर ईएमई बटालियन मेरा ऐसा मानना है शायद ये है। तो एक जहां पे इस तरीके का रेजिमेंटेशन ब्रेक होगा और ऊपर से आप 100% ट्रेस करेंगे, एसओपी फॉलो नहीं करेंगे, तो यही सिस्टम होना है। नहीं तो सबको पता है कि अगर पेई का नाम लिखा अमाउंट नहीं है तो वो बैंक ही चेक कर लेगा और वो अपने वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकता। तो तमाम लैप्सेस हैं, इसको डिटेल में इसके इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और ये कल्पिट कहीं भाग के जाने वाला नहीं। बैंक का ट्रांजैक्शन आज की डेट में डिजिटल है, किसके अकाउंट में गया, कहां पे वो लोग हैं, इसका सर्च आउट, लुकआउट, एफआईआर दर्ज हुआ ही होगा और उनको जल्दी से जल्दी वो पकड़ में आ जाएंगे। लेकिन इससे सेना चलती नहीं है, सेना चलती है एसओपी पे, सेना चलती है आप अपने कार्य को सही तरीके से करें। ये टोटल लैप्स है राजेश जी। अगर आप देखें तो कैंटीन का में ही ऐसी चीजें होती जहां पैसा इन्वॉल्व है, वहां इस तरीके के घपले, वो भी टू द ट्यून ऑफ 2 करोड़ 5 लाख रुपए, तो बहुत बड़ा अमाउंट है और ये जरूर टेम्पटेशन पैदा करता है। इस लड़के ने जो कैंटीन का जो एनसीओ है उसने काफी समय तक वॉच किया होगा कि क्या करने का तरीका, क्या लोग कितनी हड़बड़ी में है, कैसे वो इस सिस्टम का फायदा उठा सकता है, कैसे ट्रस्ट को ब्रीच करके 2 करोड़ रुपए का एम्बेजलमेंट कर सकता है। तो तमाम चीजें हैं, इसका मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन और यूनिट को जगने की जरूरत है और तमाम कमांडिंग ऑफिसर से लेके डाउन द चेन जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको अपने ड्रिल प्रोसीजर को फिर से समझना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और ट्रेनिंग कराएं लोगों की। और जो रोटेशन है क्लर्क्स का, जो रोटेशन है ऑफिसर का, जेसीओ का, कैंटीन एनसीओ का, उसको चेंज करें 3-3 महीने 6-6 महीने पे जो रोटेशन पॉलिसी है उसको इंप्लीमेंट करें। यस राजेश जी, बस एक आखिरी सवाल जो एक मेरे व्यूअर्स ने पूछा था, उन्होंने तो बड़ा तंज कसा था, लेकिन जो चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ सिंपल वर्ड्स में, मुझे पता है लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अपने व्यूअर्स के लिए कि ये जो कैंटीन आती है इसके ऊपर हम 5 से 10 किसी आइटम पे 5%, किसी पे 10% का जो प्रॉफिट यूनिट लेती हैं, इस पैसे का जो प्रॉफिट बनता है इस पैसे का आर्मी क्या करती है साहब? कहा जा रहा है कि अफसर मैस, जेसीओ मैस में पार्टी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाता है, जवानों के वेलफेयर के लिए नहीं। ये आरोप लगाए गए हैं कुछ भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से। देखिए राजेश जी, इसमें 2 चीजें मैं आपको स्पेसिफाई करना चाहूंगा। जो रेजिमेंटल कैंटीन्स हैं, जो यूनिट रन कैंटीन है, उसके प्रॉफिट यूनिट में रहते हैं, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है एज पर एसओपी किया जाता है। ज्यादातर मेरा ऐसा, मैंने कई सारी यूनिटें देखी हैं, मैं कमांडर भी था, मैंने देखा कि यूनिट में 60 से 70% का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का वो रेजिमेंटल फंड में जाता है, जो रेजिमेंट के रख रखाव और ट्रूप्स के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होता है। 10 से 20% इसका हिस्सा ऑफिसर मेस में जाता है और 10 से 5% इसका हिस्सा जेएसओ मेस में जाता है। और साथ में पेशेंट वेलफेयर फंड होता है स्टेशन में, जो एमएच में सुविधाएं बढ़ानी है, तमाम तरीके के इंस्ट्रूमेंट खरीदने, उसके लिए 1 से 2 या 5% डिपेंडिंग अपॉन द लोकल स्टेशन ऑर्डर वहां पे उसका कंट्रीब्यूशन जाता है। ये तो होता है रेजिमेंटल जो कैंटीन है उसके लिए। अब आती है स्टेशन कैंटीन, इंस्टीट्यूशन, जैसे सवेरिया कैंटीन है, डिव कैंटीन है, ब्रिगेड की बड़ी बड़ी कैंटीन है, इनके ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं। इसका जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसके लिए हर एक कमांड की एक अपनी एसओपी है। वो तकरीबन 30 से 40% आर्मी कमांडर वेलफेयर फंड में चला जाता है और वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक्स सर्विसमैन के वेलफेयर के लिए किया जाता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम टू टाइम होता रहता है। और साथ में जो बैलेंस प्रॉफिट होता है उसको आप रेजिमेंटल फंड में ले सकते हैं, वेलफेयर स्कीम में ले सकते हैं, ऑफिसर मेस में जाता है और कुछ जेसीओ फंड में, जेएसओ मेस में पैसा जाता है, लेकिन ये इतना अमाउंट नहीं होता। लेकिन जो स्टेशन कैंटीन है, जो बड़ी कैंटीन, उनका ट्रांजैक्शन राजेश जी बहुत बड़ा होता है। तो ये अमाउंट अल्टीमेटली अगर एवरी क्वार्टर आप काउंट करें तो लाखों करोड़ों में चला जाता है। और जब ये आर्मी कमांडर के पास वेलफेयर फंड में आता है तो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट होता है। और साथ में इसमें क्वालिटेटिव डिस्काउंट भी कैंटीन देती है, उसके भी पैसे होते हैं। तो ये मोटा मोटा ये तरीका कि जिसका जितना बड़ा फुटफॉल होता है जिस कैंटीन का, जिसमें जितने एक्स सर्विसमैन की जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है, उसी रेशियो में ये आर्मी कमांडर का जो वेलफेयर फंड है वो एलोकेट किया जाता है और तमाम तरीके की सुविधाएं बढ़ जाती है, जिससे कि जो एक्स सर्विसमैन है या जो डिपेंडेंट है उस कैंटीन का, उनको सुविधाएं मिल सके। जैसे एसी लगा देना, सीटिंग अरेंजमेंट करना, पानी का बंदोबस्त, ट्रॉली खरीदना, एम्प्लॉय लगाना, ये तमाम सारी चीजें उसी फंड से जाती हैं। लेकिन जहां तक प्रॉफिट का सवाल है, एक चीज मैं आपके चैनल के माध्यम से और बोलना चाहूंगा, ये जो प्रॉफिट है 5%, 3%, 5% और 10%,
ये अल्टीमेटली धीरे धीरे करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। अगर आपका ये अमाउंट ज्यादा है और इस तरीके की आपको शंकाएं हैं कि ये एक्स सर्विसमैन या यूजर के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो आज की डेट में मेरा मानना है कि क्यूएमजी ब्रांच को इस प्रॉफिट को रिव्यू करना पड़ेगा चाहिए और इस प्रॉफिट को फर्दर रिड्यूस करें, जिससे कि यूजर को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। 3% की जगह आप 2% कर दीजिए, 5% की जगह 3% कर दीजिए, लिकर पे 10% प्रॉफिट की जगह 5% कर दीजिए, जिससे कि डायरेक्ट बेनिफिट उनको मिले जो खरीद रहे हैं सामान। आप इतने पैसे का इस्तेमाल करते हैं और कुछ लोगों के लिए कुछ सुविधाओं को बढ़ाने के लिए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो डायरेक्ट यूजर इससे बेनिफिट नहीं होता है। यूजर तो उतना ही पैसा दे रहा है जिसने सामान खरीदा है। तो तमाम तरीके का बिजनेस मॉडल है कि आप तमाम तरीके के रिडक्शन सेल चलते हैं, आपने देखा होगा क्या है ये सारी चीज, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को कम करके डायरेक्ट बेनिफिट यूजर को देते हैं। तो इस तरीके के सिस्टम को क्यूएमजी ब्रांच लागू कर सकता है। इसको सोचने की बात है, क्योंकि ये आज की बात नहीं, तमाम एक्स सर्विसमैन के दिमाग में ये शंकाएं रहती हैं कि उनका प्रॉफिट लेके उन्हीं को सुविधाएं नहीं दी जा रही, उन्हीं को आइटम नहीं मिल रहे, उन्हीं के ऊपर 10 तरीके के रिस्ट्रिक्शन और ऐसे प्रोसीजर बना दिए जाते हैं जिसके लिए उनको लंबा वेट करना पड़ता है। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े कह सकते हैं कि तफसील से आपने इस मुद्दे को समझाया है। आई होप कि मुझे तो समझ में आया, मेरे दर्शकों को भी इतने अच्छे से समझ में आएगा, और जो लोग सवाल खड़े कर रहे थे उनके जो सवाल हैं उनका जवाब उनको इस वीडियो से जरूर मिलेगा। थैंक यू ब्रिगेडियर शरदेंदु सर, थैंक यू सर समय देने के लिए। जय हिंद सर, थैंक यू सर, थैंक यू।